देखिए, डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट एंड द सिटीजन हैविंग द कॉमन आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री। मेनली इस चैप्टर का थीम यही है कि लोगों के अंदर में नेशनलिज्म के कंसेप्ट को डेवलप होना, और कैसे लोगों के अंदर में सोच आई कि हाँ, एक एक पर्टिकुलर रीजन को वो अपना नेशन माने, और उस रीजन में रहने वाले, उस जियोग्राफिकल रीजन में रहने वाले सभी पॉपुलेशन को अपने वो देशवासी माने, और उनके प्रति वो एक सद्भाव का अपने अंदर भावना रखे। इस इमोशन को जनरेट होने में बहुत समय लगे, और इस इमोशन को जनरेट होने के लिए वेराइटी ऑफ पीपल्स ने काम किए। इस सोच को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स पीपल्स ने वर्क किया, और उन सब की कंपोजिट वर्क के बाद तब जाकर नेशनलिज्म नामक कंसेप्ट का जन्म हो पाया यूरोप में, और यूरोप के बाद पूरे वर्ल्ड में क्रॉस हुआ, पूरे वर्ल्ड के क्रॉस में स्प्रेड हुआ, और बाद में चलकर वही एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। जो भी आज आप डेमोक्रेटिक कंट्री देख रहे हैं, वो सभी डेमोक्रेटिक कंट्री इसी फॉर्म में आज के समय में ऑपरेट हो रहे हैं। सो द डेवलपमेंट एंड में आप देख सकते हैं कि मेनली चीजें क्या है। सो द फर्स्ट वन इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इज द फर्स्ट टॉपिक। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आपको हमने बताया था कि यूरोप में नेशनलिज्म के इन्वेंशन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बहुत ही बड़ी इवेंट है हिस्ट्री ऑफ द यूरोप में, जहां से नेशनलिज्म की कंसेप्ट को स्प्रेड हुआ अक्रॉस द यूरोप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद बीच वाले पीरियड में एक नेपोलियन बोनापार्ट का पीरियड भी बहुत याद किया जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेपोलियन ने कुछ ऐसे भी बदलाव किए। नेपोलियन का कुछ जो सोच था वो लिबरल सोच के जैसा था, तो कुछ सोच उसका भी कंजर्वेटिव था, लेकिन जो उसकी गवर्नमेंट बनाने के तरीके थे वो नॉन डेमोक्रेटिक था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और लिबरल्स को मंजूर नहीं थे। हालांकि उसके काम करने के तरीके में लिबरलिज्म जरूर दिखता था, लेकिन पूर्णतः उसकी सरकार को फॉर्म करने का तरीका लिबरल्स नहीं था। बाद में चलकर नेपोलियन की हार हुई। नेपोलियन के बाद फिर से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की होड़ शुरू हो गई। सेकेंड वन इज द ट्रीटी ऑफ वीना। ट्रीटी ऑफ वीना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूरोप। एंड ट्रीटी ऑफ वीना एक जगह था, वहां पर एक संधि हुई उन देशों के बीच में जो देश नेपोलियन से एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। नेपोलियन फ्रांस के आसपास के ऑस्ट्रिया हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे जर्मनी हो या हंगरी हो, इन सब के आसपास के स्टेट्स और जो वहाँ पर कंट्रीज थे, उन सभी कंट्रीज पर अपने शक्तियों का प्रहार करते हुए उसको फ्रांस में मिला लिया था। और उसके बाद ये सब इकट्ठे मिलकर नेपोलियन के खिलाफ लड़ रहे थे। जब नेपोलियन की हार हुई तब ये सब लोग बैठे एक जगह पर, और वो जगह था आपका वीना, और वीना में उनके बीच में एक संधि हुई, और जो भी स्टेट नेपोलियन ने एक्वायर कर लिया था, उन स्टेट को उसके नियरेस्ट, जो नियर अबाउट में जिनका बॉर्डर से लगता हुआ कंट्री था, वो अपने में मिला लिए उन कंट्रीज को। यही था ट्रीटी ऑफ वीना। और इसको हैसबर्ग जो थे वो जो थे वो इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, एक होस्ट के तौर पर इस ट्रीटी ऑफ वीना को ऑर्गेनाइज करवाया। नेक्स्ट है द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन द 1848। लिबरल्स का एक रिवॉल्यूशन 1848 में जो शुरुआत हुई, वो लिबरल्स की रिवॉल्यूशन भी पूरे यूरोप में स्प्रेड करने का था कि इस सोच को पूरे यूरोप में स्प्रेड करेंगे। हालांकि 1848 में कंजर्वेटिव्स फिर से भारी हो गए थे, और कंजर्वेटिव्स का सोच था कि भैया बदलाव होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। तुम जो चाह रहे हो कि एक बार में परिस्थिति बदल जाए, वैसा संभव नहीं है। धीरे धीरे हो, यानी फिलहाल सरकार वैसे ही चलेगी जैसे पहले के जमाने में चलते थे, और फिर रिस्टोरेशन ऑफ द पावर वो धीरे धीरे होगा। लेकिन जो लिबरल सोच को फॉलो करने वाले लोग थे, उनका मानना था कि नहीं, बदलाव आज ही होगा, अभी होगा, और बदलाव होकर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप और एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कल आपको हम गुइसिप मैजिनी के बारे में बताए थे, या फिर आप गुइसिप मैजिनी के अलावा भी एक दो लोग हैं जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए काफ़ी हद तक वर्क किए। और वो सब लोग वो थे जिन्होंने सेक्रेट ग्रुप चला रहे थे। सेक्रेट ग्रुप को चलाने वाले जो लोग थे, सेक्रेट ग्रुप क्यों चला रहे थे? क्योंकि कंजर्वेटिव्स उनको खुले तौर पर लिबरल सोच को स्प्रेड नहीं करने दे रहे थे, तो वो सब के सब लोग कंजर्वेटिव सोच के से छुपकर
अपने आप को गुप्त रूप से अपनी सोच को स्प्रेड कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट ग्रुप्स का फॉर्मेशन किया था और इटली के यूनिफिकेशन और जर्मनी के यूनिफिकेशन यानी एकत्रित करने में, जो इटली और जर्मनी अलग अलग स्टेट में बटे हुए थे उन सबको एक जगह इकट्ठा करने की प्रोसेस को यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली कहते हैं। ये दो मेजर इवेंट भी काफ़ी हद तक फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद हुआ, लेकिन यूरोप के बाकी लोगों के माइंडसेट को बदलने के लिए काफ़ी था। जब जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हो गया तब एक तरीके से यूरोप में लिबरल्स की सोच को स्प्रेड करने का जो मोनोपोली था वो पूरी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा था, उसको रोकने वाला कोई नहीं था। सो लिबरल नेशनलिज्म जो थे उसका दो स्फेयर आपको दिखाने की कोशिश किया गया है। इसमें एक पॉलिटिकल स्फेयर है और एक है इन द इकोनॉमिक स्फेयर। दो मुद्दों पर वो लोग मेनली काम कर रहे थे। एक लोगों का राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिए था सत्ता में ताकि लोग तय कर सके कि उसके ऊपर कौन शासन करेगा, और दूसरा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी चाहिए था लिबरल्स को ताकि प्रत्येक लोग अपने परिवार और अपने बच्चों को सही क्वालिटी का शिक्षा, सही क्वालिटी के आवास और उनको खाने के लिए भोजन उपलब्ध करवा पाए। सो इन द पॉलिटिकल स्फेयर एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब होता है निरंकुश शासक, वैसा शासन जिस पर जनता का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो, विरोध नहीं कर सके, वैसे शासन प्रणाली को, वैसे सिस्टम ऑफ रूलिंग को आप ऑटोक्रेसी कर सकते हैं। दूसरा था एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका मानना था कि भैया राजा के मर्द में जो हो वो करे और जो मन राजा का वो कानून हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। वी हैव नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच द ऑल द पीपल्स आर इक्वल एंड a country required to move forward and the forming a brighter future for their peoples by the adoption of a constitution। एक कॉन्स्टिट्यूट को अडॉप्ट करके, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करके, और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए वो लोग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना रहे थे और उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में मेंबर्स को चुनने का भी पैटर्न वो लोग फॉर्म कर रहे थे। हालांकि आसान नहीं था एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का चयन करना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी जाने वाले लोगों की, महत्वाकांक्षी लोगों की संख्या कम नहीं थी और वहां पर जाकर फिर अपने मन मर्जी करने का भी बहुत सारे लोग थे जो उसके लिए तैयार थे। तो बार बार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाया गया, लेकिन हाँ एक समय आया कि एक सही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन पाया जो फर्दर एक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा भी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बार बन गया वो अजर अमर कॉन्स्टिट्यूशन था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी बार बार बदलाव करने पड़े, जैसे महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था। शुरू में फ्रांस में दो कैटेगरी में बांट दिया गया था वहां के सारे सिटीजन को, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो थे जो टैक्स पेयर थे और पैसिव सिटीजन वो थे जो टैक्स पेयर नहीं थे। तो जो टैक्स पेयर थे उनको वोट करने का अधिकार था और जो टैक्स पेयर नहीं थे उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। फिर एक बार बदलाव किया गया कि जो टैक्स पेयर के सिर्फ पुरुषों को था अधिकार, तो महिलाएं भी मांग करने लगी। उन टैक्स पेयर, घर में रहने वाली जो महिलाएं थी, उनका मानना था कि जब टैक्स पेयर हमारा पति दे सकता है वोट तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं। अगेन द वी नीड्स टू अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव लगातार हो रहे थे, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन एक डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहा था उनका जो भी प्रोसेस था। इसके बाद गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, उनकी ये भी एक सोच थी कि सरकार फॉर्म होने में लोगों का एक हस्तक्षेप हो और उसके लेकर वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट लेकर आए, जिसमें लोगों को एक वोट करने का अधिकार हो, लोग एक बार वोट कर सके, है ना। इसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा सरकार चुनने की जो प्रोसेस है, और पार्लियामेंट हो एक जहां पर सरकार फॉर्म हो और वो लोग सरकार बनाए जिसको जनता ने चूज किया है, यानी टोटली डेमोक्रेटिक फॉर्म में गवर्नमेंट बने। इसकी भी मांग पॉलिटिकल स्फीयर में लिबरल्स कर रहे थे। साथ में इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के आधार पर जितने भी लोग थे एक पार्टिकुलर कंट्री में, वो सब लोग एक बराबर हो, इसको लेकर भी उनकी मांग थी। एवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स, वो ये भी मांग रहे थे कि हाँ प्रॉपर्टी का जो राइट है उसको एवोल्यूट कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए और प्रॉपर्टी की रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए अक्रॉस द पीपल्स। कल तो पूछी थी, तो कल आई नहीं थी क्लास। पूरा चेहरा लाल हो गया, जाओ पहले फैन में बैठ। सेकेंड वन इज द इकोनॉमिक स्फीयर। इकोनॉमिक स्फीयर में दो चीजें हैं, फ्रीडम ऑफ द मार्केट and the removal of the state imposed restriction of the movements of the goods and the capital। यानी मार्केट को कुछ लोगों के, उद्योगपतियों के जो
हाथ में था जो पूरी की पूरी मार्केट उस कुछ उद्योगपतियों के प्रभाव से उसको मुक्त करने की मांग भी लिबरल्स कर रहे थे। साथ में जो स्टेट का बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस था कि हाँ भैया आप यहाँ गुड्स नहीं बेच सकते हैं, ये गुड्स नहीं बेच सकते हैं, ये गुड्स बेचिएगा तो इतना टैक्सेशन देना होगा, इस कंट्री में नहीं बेच सकते हैं, इन सब इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस को खत्म करने की भी मांग लिबरल्स की थी। सो लिबरल्स एक सही सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे यूरोप में, और इनकी इसी सोच के साथ यूरोप एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। सो मेजर इवेंट्स की बात करें तो इन द 18th सेंचुरी जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स एंड ईच हैड एन इंडिपेंडेंट रूलर। 18वीं शताब्दी में जर्मनी हो, इटली हो, स्विट्जरलैंड हो, ये सब अलग अलग स्टेट में बटे हुए थे और सबके सब का एक इंडिपेंडेंट रूलर था। सेकेंड में है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इट वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। इट इंडेड मोनार्ची इन द फ्रांस एंड गेव पावर टू द सिटीजन। फ्रांस रिवॉल्यूशन पहली शुरुआत थी राष्ट्रीयता के तरफ, नेशनलिज्म की तरफ पूरे यूरोप में, और ये एक तरीके से मोनार्ची सिस्टम को, राजाओं की प्रथा को समाप्त करके पीपल्स के सिस्टम को इंक्रीज करने में सिटीजन्स के हाथों में पावर देने का काम किया, और ये हो पाया बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तीसरा है नेपोलिक कोड ऑफ द 1804। इट डिड अवे विद द ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, established equality before the law and the secured the right property। जो नेपोली कोड का था उसके बारे में आप पढ़े भी हैं, क्लास 9th में भी पढ़े हैं कि नेपोलियन ने कौन कौन से सुधार किए। तो उन्होंने प्रिविलेज जो बेस था जन्म के आधार पर, जिस परिवार में आप जन्म ले रहे हैं, ग्रुप स्टेट ए, उसमें 3 स्टेट में बटा हुआ था पूरा का पूरा फ्रांस। तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के में जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म के साथ ही जो अधिकार मिल जाते थे उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कानून के आधार पर सबको इक्वालिटी दी गई और सिक्योर्ड किया गया राइट टू द प्रॉपर्टी को। सो ये सारी प्रोसेसेस नेपोली कोड के अंदर में चल रहे थे 1804 में, और ये भी एक मेजर इवेंट के तौर पर याद किया जाता है फ्रांस रिवॉल्यूशन और साथ ही साथ यूरोप में नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में। Fourth है revolutionary France marks the first political experiment in the liberal democracy. The right to vote and to get elected was guaranteed exclusively to the property owning men. Men without property and all women were excluded from the political rights only for the brief period under the Jacobins. Did all adult males enjoy right to the vote? However, the Napoleonic Code went back to the limited suffrage and the reduced women to the status of a minor and subject to the authority of the fathers and the husband. रिवॉल्यूशन जब फ्रांस में आगे बढ़ा तो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, क्योंकि लोगों को पता तो था नहीं कि कैसे आखिर सिस्टम फॉर्म किया जाए, नया एक्सपेरिमेंट था। दे विल बी पॉलिटिकली एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द वेराइटी ऑफ द फैक्ट्स एंड द लिबरल डेमोक्रेसी। राइट टू वोट की जो अधिकार थे वो कुछ गारंटेड किया गया एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए जिसके पास अपना प्रॉपर्टी था, मेन के लिए। वैसे आदमी जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं था या वुमेन्स को इस पॉलिटिकल राइट से बाहर रखा गया। जैकोबिन्स के ये पीरियड था, यानी जब जैकोबिन्स का बहुत सारे क्लब बनाए गए थे लिबरल्स के द्वारा, उसमें से एक क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब, और ये क्लास 9th में आपने पढ़ा है। तो जैकोबिन्स डिड ऑल द एडल्ट मेल्स एंजॉय राइट। और जैकोबिन्स जब आए तब जाके उन्होंने क्या किया कि सभी एडल्ट को अलाउ कर दिया वोट करने के लिए, पर ओनली फॉर द मेंस। एंड द नेपोली कोड बेंट बैक टू द लिमिटेड सफरेज। और नेपोली कोड आया तो उन्होंने महिलाओं को माइनर स्टेटस दे दिया एंड सब्जेक्टेड टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड द हस्बैंड। 5 में वीना कांग्रेस की बात की थी अभी 1815 में। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर, खासतौर पर से ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड द ऑस्ट्रिया, ये सब उस वक्त यूरोप के पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक थे। ब्रिटेन की अपनी एक बहुत बड़ी साम्राज्य थी, रसिया था उसकी भी एक बहुत बड़ी उस वक्त यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रसिया, प्रूसिया थे एंड ऑस्ट्रिया था। ये सब कलेक्टिव रूप से मिलकर साथ में नेपोलियन को हराया एंड मेट एट द वीना टू द ड्रॉप एंड सेटलमेंट फॉर द यूरोप। और ये सब लोग एक जगह पर मिले, उस जगह का नाम था वीना, जहां पर आपसी मतभेद को खत्म करने के लिए एक जगह पर इन लोगों ने एक मीटिंग और सभा का आयोजन किया, जिस सभा का होस्ट यानी उस सभा की जो ऑर्गेनाइजेशन किया वो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया। सो ड्यूक मेटरनिक वाज होस्टेड दिस इवेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड एट ऑस्ट्रिया में ही एक जगह था वीना, वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के
जो चांसलर थे या जो उस वक्त यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वहाँ के पावर होल्डर जो लोग थे, वो लोग साथ में बैठकर आपसी मतभेदों को भूलकर और नेपोलियन के हार के जश्न के साथ एक संधि पर साइन किया उन लोगों ने। 6 में था इन जनवरी 1871 1871 ईस्वी में। डेट, टाइम और नेम याद हमेशा रखिए, हिस्ट्री आसान है। इन जनवरी 1871 द प्रूसियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। जो पर्शियन किंग था, प्रूसियन किंग था विलियम फर्स्ट, उसने दोबारा से जर्मनी एम्परर के शक्तियों पर अपनी एक क्लेम डाली, अपनी एक अधिकार को शो किया कि भैया इस जगह पर हमें बैठना चाहिए या मेरा अधिकार है इस पोस्ट पर बैठने का। इन 1861 विक्टर इमेनुअल सेकेंड वाज द प्रोक्लेम द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। और एक दूसरे व्यक्ति आए उस वक्त जिनका नाम था इमेनुअल सेकेंड, और इन्होंने किंग ऑफ यूनाइटेड इटली के तौर पर अपने आप को क्लेम किया। 8 में है वुमेन हैड फ्रॉम देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। और उसके बाद 1861 के बाद की कहानी है कि महिलाओं ने भी अपनी लड़ाई को लेकर अपनी एसोसिएशन और अपने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए। दे फाउंडेड द मेनी associations, they publish the newspaper and they're taking parts in the political meetings and the demonstrations. Despite this, they were denied suffrage right during the elections of the assembly. हालांकि इस सब करने के बावजूद भी महिलाओं को वोट करने का अधिकार उस वक्त आसानी से नहीं दिया गया। इंपॉर्टेंट टर्म्स में कल आपको हमने बहुत सारे टर्म्स बताए थे। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? लिटरली अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम दैट रूल्ड हैज नो रिटेन्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। In the history, in terms refused to the form of the monarchical government and they were centralized, militarized and the repressive. जो राजाओं का सिस्टम था शासन करने का, उस सिस्टम को एब्सोल्यूट बोलते हैं, जिसमें वो जनता की बातों को नहीं सुनते थे। They use their military, to use their power and they repress the publics to do not deny their orders. अपने ऑर्डर को मना नहीं कर सकते हैं। ऐसी ऑर्डर्स को पास करने वाली जो गवर्नमेंट के फॉर्म थे, उस गवर्नमेंट्स को हिस्ट्री में एब्सोल्यूट बोलते हैं। यूटोपियन के बारे में आपको बताए थे, विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। समाज के लिए एक ऐसा सोच, जो सोच है तो बड़ा आदर्श, so many ideals but they not likely to actually exist in the earth. पृथ्वी पर उसके एग्जिस्टेंस की संभावना दूर दूर तक नहीं देखती। हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक दूसरे से कोई लड़ाई नहीं करेगा, सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहेगा, कोई एक दूसरे के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। ये सारी बातें हैं तो बड़ा प्रैक्टिकल और अच्छा, अनप्रैक्टिकल है लेकिन अच्छी बातें हैं, लेकिन वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पड़ोसी दो आपस में हर बात पर एक छोटी सी छत निकाल देने पर भी आपस में भिड़ जाते हैं। तो ऐसी चीजों को यूटोपियन कह सकते हैं। और साथ में कंजर्वेटिव वगैरह सोच के बारे में आपको बताए थे, जोवेलरीन और रोमांटिसिज्म, लिबरलिज्म और जंकर्स। जंकर मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड द लार्ज लैंड ऑनर्स ऑफ द प्रूसिया को जंकर्स बोलते हैं। प्रिंट नहीं हो रहा है, नहीं खोज के दिए दूसरे। देखो अथी का निकाले होंगे, क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम का कुछ। सो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी में मैजिनी के बारे में आपको हमने बताया था कि मैजिनी कौन थे। मैजिनी is known for his noble effort to achieve the unification of Italy. So Giuseppe Mazzini was the personality who involved in the process of unification of Italy. And Giuseppe Mazzini regarded as the spiritual force behind the Italian unification. He started the movement known as the Young Italy. Young Italy नाम का उन्होंने एक सेपरेट संस्था भी बनाया था। He inspired the youths of the not only Italy but of the whole Europe to the fight for the freedom. उन्होंने सिर्फ इटली ही नहीं, पूरे यूरोप में युवाओं को इकट्ठा करके उनके अंदर एक संदेश डालने की कोशिश किया कि आप सबको एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए अपनी आज़ादी की। और उन्होंने साथ में ये पूरे के पूरे इटली को यूनिफाइड करने के लिए, एक करने के लिए भी बहुत सारे रिवॉल्यूशन को ऑर्गेनाइज किया एंड फाइनली द इटली वाज यूनिफाइड। सो गुस्सिप मैजेनी को उस रूप में याद करते हैं। गैरीबार्डी, he is known as the physical force of the sword of Italy, and he with the Mazzini launched the Young Italy movement for the unification of Italy. इटली के यूनिफिकेशन में मैजिनी के साथ साथ गैरीबार्डी का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है।
वो साथ में मिलकर दोनों फिजिकल फोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ही इन्वॉल्व द सार्डानिया सेलर्स टू द रिवोल्यूट इन द 1835 एडी, और वो साथ में सार्डानिया एक जगह था, वहाँ के सेलर्स के साथ मिलकर भी एक रिवॉल्यूशन में अपनी आंदोलन में अपना सहयोग दिया था। थर्ड थे केवर। द रियल क्रेडिट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली गोज टू द केवर। इटली के यूनिफिकेशन में वास्तव में अगर क्रेडिट किसी को दिया जाना चाहिए तो वो व्यक्ति थे केवर। एंड हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सार्डानिया इन द 1852 एडी, 1852 में वो सार्डानिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे। ही देन डेडिकेटेड हिमसेल्फ, his body and the soul together to achieve the goal of the independence and the unification of Italy। और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, या यूं कहिए कि सब कुछ न्यौछावर कर दिया इटली के यूनिफिकेशन के प्रोसेस के लिए। फोर्थ पीपल इज बिस्मार्क। ही प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बिस्मार्क को जर्मनी के में आज भी याद किया जाता है बिकॉज ऑफ द जर्मनी को यूनिफाइड करने में बिस्मार्क का एक इंपॉर्टेंट रोल था। हिज पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड द आयरन was the mainly responsible meaning of the symbols। ब्लड और आयरन उनका एक सिंबल था या एक पॉलिसी थी जो उनके सोच को रिप्रेजेंट करती थी। एंड द सम टाइप्स ऑफ द सिंबल्स वे आर यूज्ड ऑन दैट टाइम। कुछ टाइप्स के सिंबल्स भी उस वक्त इस्तेमाल हो रहे थे। फर्स्ट वन ऑफ दिस द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन मतलब बीइंग फ्रीड, फ्रीडम के लिए मांग करना ब्रोकन चेन की पहचान थी। सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, ईगल एम्बॉस्ड आर्मर। ईगल के साथ एक एम्बॉस्ड आर्मर के तौर पर दिखाया जाता था, जो जर्मन के एम्पायर के स्ट्रेंथ को, यानी जर्मन के उस वक्त के एम्पायर में जितना भी बड़ा क्षेत्र था उसकी मजबूती को, उसकी एकता को दिखाने के लिए लोग सिंबल्स यूज कर रहे थे। सो वैरायटी ऑफ द सिंबल्स आर यूज, क्योंकि सिंबल्स को, किसी भी चीज को विजुलाइज किया जाता है आपके सामने तो बड़ा ही आसानी होती है आपको चीजों को समझने में। सो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, देख लीजिए जरा। नोटबुक निकालिए और इन क्वेश्चंस को अभी बनाइए, स्टार्ट कीजिए प्रोसेस। अंदर वाला ऑन करो पहले, स्विच अंदर से स्विच से जरा कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं। हो जाएगा तो बोलिएगा। हुआ क्या आप लोग का इतना काम? अरे बोलिए कोई आदमी।
अच्छा, मंगला में भी जो लड़की है तो आप ही की मंगला की लड़की है? क्या करें, ऑफिस बंद रहता तो दिक्कत नहीं थी। कोई लड़की दूसरी बात नहीं। हम उस लड़की को बतलाएंगे, हमको स्कूल में ही ना बतलाएंगे। कौन बताया? इधर वो लड़की हम लोग जब पढ़ती थी क्या कर रही थी? एक फ्लैट में रहती है ना, उनकी फैमिली। हाँ, तो उन्हीं के एक और ऑफिस है। हम कहे हाँ है उसकी। तो हाँ, तो वहीं कुछ सलून में काम करती हूँ। शिवानी। शिवानी उन्हीं के मामला के अंदर। वो भी हमको तो नहीं पता, ये मालूम कोई लड़की है, कहाँ की ये तो हमको नहीं मालूम है। हो गया? ओके, देखिए पहला था फिल इन द ब्लैंक्स दैट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बिस्मार्क। क्या सही आंसर बिस्मार्क होगा? अरे बोलो आदित्य। हाँ, जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए बिस्मार्क ही काम किया था। सेकेंड, करेक्टली मैच द फॉलोइंग। ब्रोकन चेन मतलब क्या? बीइंग फ्रीड। क्राउन ऑफ ओएक्स लीव्स। ओएक एक प्लांट होता है, क्राउन ऑफ ओएक लीव्स, ये क्या था? फोर्थ होगा हीरोइज्म। एंड ईगल इम्बोस्ड आर्मर, symbol of German Empire strength. Second, and the